प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह आज आदिकाल के भाग 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काल विभाजन। तो देखते हैं काल विभाजन में कौन कौन क्या कहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। मित्रों, फिर से देख लीजिए कि गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। काल विभाजन का पहला श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, काल विभाजन का पहला श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है। अब हम देखेंगे कि 11 भाग में कौन कौन से नाम दिए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो देखिए, पहला है चारण काल। थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक। देखिए, पहला है चारण काल। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है, यहाँ पे मालिक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये मलिक होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। उसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के परवर्ती कवि। अब 9वें नंबर पर देखेंगे 18वीं शताब्दी। 9वें नंबर पे है 18वीं शताब्दी। 10वें पर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और अंतिम ने 11 नंबर पे है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके आगे अब देखिए, रीतिकाल का उल्लेख जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले किया। रीतिकाल का उल्लेख जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले किया। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शायद ग्रियर्सन से ग्रहण किया। देखिए मित्रों, फिर से देख लीजिए, रीतिकाल का उल्लेख जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले किया। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शायद ग्रियर्सन से ग्रहण किया। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रीतिकाल का उल्लेख जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले किया। यह ध्यान दीजिएगा, पहले किया। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शायद ग्रियर्सन से ग्रहण किया। आगे चलकर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम से ग्रियर्सन से लिया। एक बार यह यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया था कि आदिकाल का नाम चारण काल किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने। यह जानते रहिएगा आप लोग। आगे हम नामकरण के बारे में बताएंगे कि आदिकाल का ही नाम किसने दिया। तो आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया और चारण काल ये राम कुमार वर्मा ने दिया। और वीरगाथा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये आप लोग जानते रहिए। ये साहित्य का क्वेश्चन है, यूपी टेट में दे दिया था। अब यूपी टेट में भी कम 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य का देने लगा है। इसके आगे देखेंगे हम लोग, इस काल विभाजन में
वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है और अध्याय की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, देखिए वीरगाथा काल, ये देखिए वीरगाथा काल है और इन्होंने वीरगाथा काल का नाम संवत 1050 से 1375 विक्रमी माने हैं। यह कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया हुआ है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि समय को बहुत आप लोग ध्यान रखिए, यह समय बहुत बार पूछा जाता है। और आप लोगों को हम पहले ही बताए हैं अभी कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और आप लोग नीचे देख भी रहे हैं कि हम लिखे हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, देखिए ये लिखे हुए हैं। तो आप लोग देख लिए, वीरगाथा काल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी, देख लीजिए। और भक्ति काल, यह भी जानते रहिए कि इसके पहले है नाम है पूर्व मध्य काल। तो यह भी आप लोग जानते रहिएगा कि भक्ति काल का नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और भक्ति काल का समय सीमा क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना है। आगे देखिए रीतिकाल। रीतिकाल का नाम यह भी पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल का नाम किसने दिया या रीतिकाल नाम किसने दिया, तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और रीतिकाल की समय सीमा उन्होंने क्या मानी है, तो 17 संवत होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, संवत मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यहाँ संवत होगा। संवत 1700 से 1900 विक्रमी, ये देख लीजिए संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और गद्यकाल का नामकरण किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आप लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो उसमें उन्होंने गद्यकाल का नाम थोड़ा विस्तृत वैसे दिया है। उन्होंने दूसरी प्रकार के काव्यखंड, नई धारा, पुरानी धारा, तो इस तरह से उन्होंने दिया है अपना। तो गद्यकाल को आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोक भारती प्रकाशन। तो देखिए गद्यकाल की समय सीमा इन्होंने क्या माना है। गद्यकाल की समय सीमा इन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी माना है। ये देखिए 1900 से 1984 विक्रमी। तो आप लोग देख चुके हैं कि और समझ भी गए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। और इसमें इनकी समय सीमा भी आप लोग जान गए कि वीरगाथा काल का समय 1050 से संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 होना चाहिए, थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा
1700 विक्रमी। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक लिख गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। 1700 विक्रमी। और रीतिकाल का समय संवत, यहाँ पे थोड़ा सा संवत मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रमी। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का। कल की कक्षा में हम मिश्र बंधुओं का काल विभाजन बताएंगे। टाइपिंग रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वैसे में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को चर्चा कर देते हैं कि आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में, कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। अपभ्रंश का अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ये आप लोग जानते रहिए। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, गिरा हुआ। और थोड़ा सा यह भी जान लीजिए कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही, प्राकृत की अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आविर्भाव शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ा सा ये मान लीजिए उसमें है आविर्भाव माना जाता है। पूर्ण विराम। इतना आप लोग जानते रहिए। आगे हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, कल की कक्षा में चर्चा करेंगे, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन से चर्चा करेंगे। और आप लोगों को आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में बताएंगे और अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के बारे में बताएंगे।